हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बरखा शर्मा आपका डीलो जंक्शन में स्वागत करती हूँ। हम लोग कर रहे हैं सीपीसी की सीरीज। सीपीसी की सीरीज में अब तक हमने इंट्रोडक्शन क्लास देख ली थी। सबसे पहली वाली क्लास थी हमारी। इसके बाद हमने पार्ट शुरू होने से पहले प्रीलिमिनरी जो पार्ट था वो देख लिया था, जिसमें हमको डेफिनेशंस वगैरह बताई गई थी कि कहाँ कहाँ पे लागू वगैरह होता है। इसके बाद हमने पार्ट 1 को देख लिया है और आज हम जिसकी बात करेंगे वो पार्ट 2 की बात करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 किसके संबंध में है? निष्पादन यानी कि एग्जीक्यूशन के संबंध में है। तब तक जिन्होंने वीडियो को देखना शुरू नहीं किया है वो जाके वीडियो देख सकते हैं। सीपीसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हर जुडिशरी में काम आता है। जेएलओ का एग्जाम अनाउंस हो रखा है, फॉर्म लिख कर रखे हैं। जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किए हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं जाके, और आज से ही हम अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, साथ में ही जो न्यू न्यू क्रिमिनल एक्ट्स हैं, न्यू क्रिमिनल लॉज जो हैं हमारे, उनके संबंध में भी जो वीडियोस हैं वो अवेलेबल है यूट्यूब पे। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के संबंध में भी कुछ जो छत्तीसगढ़ के संबंध में माइनर लॉज हैं वो अवेलेबल हैं, जाके देख सकते हैं। यूपी एपीओ जो अनाउंस हो रखा है उसके संबंध में भी कुछ एक्ट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो अपनी तैयारी को, अगर आपको कुछ चीजें वहाँ पे मिल रही है तो आपको देखना चाहिए उसको। ठीक है, फाइनली हम हमारा पार्ट 2 शुरू करेंगे जो एग्जीक्यूशन के संबंध में बात करता है। बिना किसी देरी के हम इसको आज स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या बात करते हैं, एग्जीक्यूशन क्या होता है। एग्जीक्यूशन, भाई आप क्या करते हैं, कोई भी जो डिक्री लागू हुई है, आदेश दिया गया है, तो उसको एग्जीक्यूट तो करना ही पड़ेगा। उसको लागू किस तरीके से करवाएंगे, तो पार्ट 2 बेसिकली हमको यही बात बताता है कि जो डिक्री आदेश लागू हुआ है, आदेश जो लागू हुए हैं उनको किस तरीके से लागू किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए कहाँ से कहाँ तक सेक्शन कवर करता है। ये बात हमको पता होनी चाहिए कि कौन सा पार्ट है, कहाँ से कहाँ तक कवर हो रहा है। कई बार डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जब हम पार्ट 2 की बात करते हैं तो 74 36 से 74 सेक्शन तक कवर करता है, जो बात करता है निष्पादन यानी कि एग्जीक्यूशन की। ठीक है, अब देखिए, जब हम बात करते हैं 36 से 74 सेक्शंस की, तो ये जो पार्ट्स होते हैं ये भी कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होने लग जाते हैं। जैसे जब हम सबसे पहले 36 और 37 की बात करेंगे, 36 और 37 जो बात करते हैं वो जनरल रूल की बात करते हैं, यानी कि एग्जीक्यूशन यानी निष्पादन के संबंध में जो साधारण नियम बताए गए हैं, साधारण बात बताई गई है, वो हमको 36 और 37 में बताई गई है। सेक्शन 36 हमको क्या बोलता है, आदेशों का लागू होना। आदेशों का लागू होना जनरल बात बता रहा है, और इसने हमको क्या कर दिया है, रेफर कर दिया है। रेफर किसकी तरफ कर दिया है, रेफर कर दिया है सेक्शन 2 की तरफ। सेक्शन 22 में हमको क्या बता रखा था, डिक्री। सेक्शन 22 में जब हमको डिक्री की बात कर रहे थे तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो प्रावधान डिक्री पर लागू होंगे वही आदेशों के निष्पादन पर भी लागू हो जाएंगे। यानी कि क्या बोल रहा है, सीधे सीधे ले रहा है रास्ता कि भाई जो आप डिक्री पे अप्लाई कर रहे हो वो ऑर्डर्स पे भी अप्लाई कर दो। बस ये वाला सेक्शन हमको इतनी सी बात बता रहा है कि भाई जो प्रावधान आप डिक्री पे अप्लाई कर रहे हो वो ऑर्डर्स पर भी अप्लाई कर दो। ठीक है, जब हम सेक्शन 37 की बात करते हैं तो ये क्या बोल रहा है कि भाई डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की परिभाषा। अब देखिए, एक डेफिनेशन तो अपन कहाँ पे पढ़ के आए थे, सेक्शन 2 में पढ़ के आए थे, डेफिनेशन क्लोज पढ़ा था ना पूरा। अब आप बोलेंगे मैम यहाँ पे भी डेफिनेशन दे रखी है। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक सेक्शन अगर आपको किसी चीज की परिभाषा बता रहा है, डेफिनेशन बता रहा है, तो वो कौन सी डेफिनेशन हो जाती है, हमारी स्पेशल डेफिनेशन हो जाती है। जबकि सेक्शन 2 क्या बात करता है, जनरल डेफिनेशंस की बात करता है, जनरल डेफिनेशंस की बात करता है। ठीक है, तो जो सेक्शन 37 की बात की जा रही है वो बोल रहा है डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कोर्ट विच पास्ड अ डिक्री। तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होगी आप देखिए। और ये वाला जो क्वेश्चन आता है ना, ये वाला सेक्शन 37 डायरेक्टली सेक्शन बेस भी आ सकता है और मेंस में भी आ जाता है कई बार। तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए चलना है। अब देखिए,
जब हम सेक्शन 37 की बात करते हैं तो इसने क्या बता रखा है, देखिए आप जब आप सेक्शन को देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि मैम ये बहुत डिटेल दे रखा है, लेकिन आप देखो इसके संबंध में कि जब किसी डिक्री को निष्पादित करना है, डिक्री को निष्पादित करना है तो कौन करेगा, डिक्री पारित करने वाला न्यायालय। मान लीजिए ए नामक कोर्ट ने, ये ए नामक कोर्ट है, इसने कोई डिक्री पास की है, तो अधिकार किसको मिलता है डिक्री को निष्पादित करने का, यही इसको एग्जीक्यूट करेगा। पारित भी यही कर रहा है, जनरली बात तो यही बोलती है कि भाई जो डिक्री पारित करेगा वो इसको निष्पादित करेगा। लेकिन यहाँ पे आती है दो सिचुएशन, क्या बोल रहा है कि भाई निष्पादित की जाने वाली डिक्री यदि अपील अधिकारिता के प्रयोग में पारित की गई है, मान लीजिए इसने जो डिक्री पारित की गई है वो अपील में चली गई, अपील में चली गई, तो फिर क्या बोल रहा है, उसके बाद प्रथम बार का न्यायालय आता है, यानी कि ट्रायल कोर्ट जो होती है ना वो आती है इसकी। आई बात समझ में कि भाई निष्पादित की जाने वाली डिक्री अगर अपील में यूज की गई है तो फर्स्ट बार का कोर्ट इसके अंतर्गत आता है, यानी कि जो इसको विचारण करने की अधिकारिता होगी वो क्या कर सकता है, विचारण करने वाला जो कोर्ट होता है वो इसको एग्जीक्यूट करवाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले बोल रहा है कि डिक्री का निष्पादन कौन करेगा, तो जिसने पारित किए वो निष्पादित करेगा। पर ये बोल रहा है अगर अपील में इसका यूज किया जा रहा है निष्पादित की जाने वाली डिक्री का, तो जो उसको विचारण करने की अधिकारिता रखता है प्रथम बार का जो कोर्ट होता है वो क्या करेगा, इसकी अधिकारिता रखेगा। लाइन लिख रखी है देखिए ए नंबर के पॉइंट पे, जहां निष्पादित की जाने वाली डिक्री अपील अधिकारिता में प्रयोग की गई है वहां प्रथम बार का कोर्ट आता है, यानी कि ट्रायल कोर्ट आता है। सबसे पहले कहाँ पे, सबसे पहले कौन सा कोर्ट होता है, ट्रायल कोर्ट ही तो होता है ना जिसको अधिकारिता होगी वो। जबकि इसका सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि ये जो ए नाम का कोर्ट था, जो प्रथम बार का कोर्ट ना रहा हो, इसको अधिकारिता ही नहीं रही हो कि भाई वो एग्जीक्यूट कर सकता है, तो जो जुरिस्डिक्शन रखने वाला कोर्ट होगा वो क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करवा सकता है। अधिकारिता कैसे नहीं रही, मान लीजिए जुरिस्डिक्शन को सीज कर दिया गया हो तो फिर उसके पास क्या होता है, अधिकारिता नहीं रहती है। तो बेसिकली इसमें जो दो पॉइंट है ना स्टार्टिंग के, वो हमको ये बोल रहा है कि सबसे पहले तो निष्पादित की जाने वाली डिक्री होगी, वो क्या बोलेगी, अगर अपील अधिकारिता में प्रयोग की गई है तो प्रथम बार का कोर्ट आ जाएगा, और अगर प्रथम बार का कोर्ट ही नहीं रहा हो, उसको एग्जीक्यूशन की अधिकारिता ही नहीं रही हो, तो वहां जुरिस्डिक्शन रखने वाला कोर्ट आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले वाली बात ये कंप्लीट होती है यहाँ पे। तो बेसिकली आपको 37 में फर्स्ट वाले में आपको यहाँ पे ट्रायल कोर्ट याद रखना है, जिससे आपको कीवर्ड निकल जाएगा, और सेकंड पे आ जाएगा आपका जुरिस्डिक्शन वाला कोर्ट। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो इसका एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है, वो रीड आउट करने वाला है केवल। क्या बोल रहा है कि भाई ट्रायल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन इस आधार पर समाप्त नहीं होता कि उस वाद के संस्थित किए जाने के बाद, मतलब आपने वाद दायर किया उसके बाद, जिसमें डिक्री पारित की है या पारित करने के बाद, मतलब डिक्री पारित कर दी उसके बाद क्या होगा, उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से किसी अदर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ट्रांसफर किया गया है। ठीक है, तो जो अदर कोर्ट है उसको भी एग्जीक्यूशन की अधिकारिता होगी। मान लीजिए ए कोर्ट ने डिक्री पास की है, ठीक है, अब इसको अंतरित कर दी जाती है बी को, तो ऐसे नहीं होगा कि भाई बी को ट्रांसफर कर दी तो इसकी एग्जीक्यूशन की अधिकारिता समाप्त हो गई। ये भी पारित करने वाला न्यायालय भी कर सकता है, और जो अगर इसको अधिकारिता है कि भाई ये निष्पादित कर सकता है उसको, तो ये भी कर सकता है। समझ गए, अदर कोर्ट को भी एग्जीक्यूशन की अधिकारिता होगी। ए कोर्ट है, इसने तो पारित की है डिक्री, तो पारित करने वाला न्यायालय तो उसको कर ही सकता है। बी कोर्ट को अंतरित कर दी गई है मान लीजिए निष्पादित करने के लिए, तो बी कोर्ट को तो अधिकारिता है ही, क्योंकि इसके पास जुरिस्डिक्शन है, तो ये भी इसको एग्जीक्यूट करवा सकता है और ये भी इसको एग्जीक्यूट करवा सकता है। ए और बी दोनों इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं यदि डिक्री के एग्जीक्यूशन के एप्लीकेशन के समय उसे उक्त वक्त का विचारण करने की अधिकारिता होगी। यानी अगर इसको अधिकारिता है कि भाई इसका जुरिस्डिक्शन है, कोई धन संबंधी अधिकारिता है, कोई क्षेत्र संबंधी अधिकारिता है, तो ये क्या कर सकता है, इसको पारित कर सकता है। यानी यहाँ पे ए भी इसको पारित कर सकता है और बी भी इसको पारित कर सकता है। फाइनली इस सेक्शन को कंक्लूड करते हैं कि भाई कौन कर सकता है, तो डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की परिभाषा हमको सेक्शन नंबर 37 में दे रखी है। सबसे पहले कौन कर सकता है, जो पारित करता है वो कर सकता है। फिर क्या बोल रहा है कि भाई जिसको निष्पादित करने की अधिकारिता दे रखी है वो भी कर सकता है। यानी कि ये जो दोनों कोर्ट हैं ये इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। फाइनल जो कंक्लूजन निकला है वो ये निकला है। ठीक है,
अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। अब देखिए सेक्शन 38 से 46 क्या बोल रहा है कि वे न्यायालय जिनके द्वारा डिक्रिया निष्पादित की जा सकती है। ठीक है, जो सेक्शन पढ़ के आए उसी को आगे के सेक्शन एक्सप्लेन कर रहे हैं इस बात को, कि सेक्शन 38 हमको बोल रहा है कि भाई वह न्यायालय जिसके द्वारा डिक्री निष्पादित की जा सकती है। तो कौन से कोर्ट है, अभी जस्ट हमने देखा था कि या तो पारित करने वाला न्यायालय, जैसे कि हमने एक कोर्ट की बात की थी कि एक कोर्ट के पास वाद आया, इसने इसको पारित किया तो ये तो इसको निष्पादित कर ही सकता है, या जिसे निष्पादन के लिए भेजा गया है उस न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है, डिक्री को निष्पादित किया जा सकता है। जनरल बात पूरा है ये। ठीक है, यानी जो भी हम सेक्शन 37 देख के आए थे ना, एक तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है सेक्शन 38 ने, और ये कई बार डायरेक्टली पूछा जा सकता है तो इंपॉर्टेंट है, सेक्शन भी पूछ लेते हैं इसका। नेक्स्ट सेक्शन को देखते हैं हम लोग। अब देखिए अगेन एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ना केवल प्री के लिए बल्कि मेन के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये वाला। क्या बोल रहा है इस वाले सेक्शन में, देखिए इसमें बोल रहा है कि डिग्री का अंतरण कैसे किया जाएगा, यानी ट्रांसफर ऑफ डिग्री कैसे की जाएगी। जब हम यहाँ पे देखते थे सेक्शन 22 देख के आ चुके हैं, पढ़ के आ चुके हैं, वहां पे हम केस को ट्रांसफर कर रहे थे, केस को ट्रांसफर कर रहे थे, ट्रांसफर। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, डिग्री को ट्रांसफर किया जा रहा है। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें पहले पॉइंट है, इसमें देखिए जब भी आप किसी सेक्शन को पढ़ते हैं तो देख लिया कीजिए कि इसमें कितने पॉइंट्स आ रहे हैं। यहाँ पर टोटल आएंगे 4 पॉइंट। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है तो हमको याद रखना चाहिए, जिससे कि हमको मिस नहीं हो कि भाई हमको कितने पॉइंट है, मिस कितने हो गए याद करने के समय पे। तो टोटल 4 पॉइंट है इसके अंतर्गत। सबसे पहला वाला पॉइंट क्या बोल रहा है कि डिग्री पारित करने वाला न्यायालय, ठीक है, जिसने उसको पारित किया, डिग्री होल्डर के आवेदन पर उसे सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय को निष्पादन के लिए भेजेगा। ठीक है, जैसे कि ए नाम का कोर्ट है, इसको पारित करने की अधिकारिता है, तो जो भी इसकी सक्षम अधिकारिता वाला कोर्ट होगा, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, जो भी इसको सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय लगता है, अगर डिग्री होल्डर ने इसका आवेदन किया है तो उस कोर्ट को भेजेगा। अब आधार क्या क्या देखेगा, सबसे पहले देखेगा कि व्यक्ति जिसके विरुद्ध डिग्री पारित की गई है, डिग्री किसके विरुद्ध पारित की जाती है, डिग्री होल्डर के विरुद्ध, जिसके विरुद्ध डिग्री पारित की गई है, अगर अदर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में स्वेच्छा यानी कि अपनी मर्जी से रहता है, कोई कारोबार करता है या लाभ के लिए काम करता है, तो वो बोलता है भाई मेरे ये जो डिग्री है ना, वो जिस एरिया में मैं रहता हूँ उसमें ट्रांसफर करवा दो। इसके अलावा संपत्ति जो डिग्री के लिए पर्याप्त हो, ऐसे जुरिस्डिक्शन में ना हो, यानी कि ए कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, मान लीजिए बी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है, तो इसको ट्रांसफर कर देगा कि भाई आप इसको एग्जीक्यूट करवाओ। फिर बोल रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी स्थानीय सीमाओं के बाहर है। ठीक है, जो इसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो लोकल जुरिस्डिक्शन के बाहर है, तो फिर बोल देगा कि भाई मैं इसको, ए कोर्ट बोल देगा कि भाई मैं इसको पारित नहीं करवा सकता, बी कोर्ट को बोलेगा कि भाई आप जाके इसको पारित करवा दो, क्योंकि जो इसकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो आपकी स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत आती है। फिर अदर रीजन आ गए, भाई कोई अन्य कारण हो तो भी क्या हो सकता है, डिक्री का निष्पादन अन्य न्यायालय के द्वारा करवाया जा सकता है। ये बोल रहा है कि जनरली क्या होता है, डिक्री जो पारित की जाती है वो इसको एग्जीक्यूट करवाता है, लेकिन अगर डिग्री जो होल्डर है उसने अगर आवेदन किया हो तो सक्षम अधिकारिता वाले कोर्ट को जुरिस्डिक्शन के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए, जिसको अधिकारिता है उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए भेजा जा सकता है। कौन सी अदर सिचुएशंस होती है, कौन से आधार होते हैं जिन पर अंतरित किया जा सकता है, या तो जो डिग्री होल्डर है वो किसी अन्य जुरिस्डिक्शन में रहता है, कारोबार करता है, लाभ के लिए काम करता है, जो डिग्री पारित की है वो जिस प्रॉपर्टी के संबंध में वो अदर जुरिस्डिक्शन में है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो स्थानीय सीमाओं के बाहर है, या कोई अन्य कारण हो तो उसको लेखबद्ध करते हुए किसी दूसरे कोर्ट को ट्रांसफर की जा सकती है। सेकेंड पॉइंट देखो क्या कर सकता है कि डिक्री पारित करने वाला न्यायालय, हम शुरू से मान रहे हैं कि एक कोर्ट डिक्री पारित करता है, तो अगर एक कोर्ट जो डिक्री पारित करता है स्वयं विवेक से जुरिस्डिक्शन रखने वाले कोर्ट को, यानी जिसको अधिकारिता है, उस कोर्ट को एग्जीक्यूट के लिए भेज सकता है। यानी कि अगर इसकी मर्जी है, इसको लगता है मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, तो ये अपनी मर्जी से भी, चाहे डिक्री होल्डर आवेदन करे या ना करे, वो क्या करेगा, इसको अंतरित कर सकता है एग्जीक्यूट करवाने के लिए। सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय डेट ऑफ एग्जीक्यूशन डिक्री पास की थी, ये माना जाएगा। क्या बोल रहा है, किसी न्यायालय को सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय समझा जाएगा यदि उस न्यायालय को डिक्री के अंतरण के लिए आवेदन करने के समय ऐसे न्यायालय को उस वाद का विचारण करने की अधिकारिता होती है। यानी कि
उसको जब उसने डिक्री एग्जीक्यूट करने के लिए भेजा था तो उसको अधिकारिता थी, ऐसा माना जाएगा। फिर फोर्थ पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए क्या बोल रहा है कि लिमिटेशन बता रहा है जुरिस्डिक्शन की, ये जो अधिकारिता होती है इसकी परिसीमा बता रहा है। तो इसमें बता रहा है कि इस सेक्शन का ये मतलब नहीं है कि कोर्ट को जिसने डिक्री पारित की है अपनी अधिकारिता के बाहर डिक्री को किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत करती है। यहाँ पे अधिकारित नहीं कर रहा, आवेदन करने पर ये सब कर रहा है, ठीक है, ये वाली बात बोली जा रही है। मतलब कोर्ट की अधिकारिता नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या बता रहा है ये सेक्शन, बेसिकली बता रहा है कि अगर मामले की परिस्थितियों को देख के लगता है कि इसको अंतरित किया जा सकता है तो करेगा। अदरवाइज ये नहीं कि कोर्ट अपने काम से बचने के लिए किसी अन्य अधिकारिता को, अन्य कोर्ट जिसको अधिकारिता है उसको ट्रांसफर कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता। उसकी बेसिकली कोर्ट की पावर नहीं है यहाँ पे। ये सेक्शन बेसिकली ये बता रहा है कि डिक्री को अंतरित किया जा सकता है अगर मामले की परिस्थितियां लगती है तो, ठीक है। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो एक बार इसको रिपीट करके देख लीजिएगा। देखिए सेक्शन 40 क्या बोल रहा है। सेक्शन 40 बोल रहा है किसी अन्य राज्य को डिक्री का अंतरण, ठीक है, जनरल बात कर रहा है। देखते हैं, छोटे छोटे सेक्शन है, जल्दी से कंप्लीट करते हैं, जहां डिटेल जाना होगा वहां डिटेल जाएंगे। तो किसी अन्य राज्य के न्यायालय को डिक्री का अंतरण कैसे किया जाएगा, उस राज्य में जो प्रवर्त डिक्री के नियम होंगे उनके अकॉर्डिंग किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए राजस्थान से डिक्री ट्रांसफर की जा रही है गुजरात को, अन्य राज्य को की जा रही है ना, तो गुजरात के जो नियम है ना उसके अकॉर्डिंग की जाएगी, गुजरात के रूल के अकॉर्डिंग की जाएगी, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद 41 देखो, निष्पादन कार्यवाहियों के परिणाम का प्रमाणित किया जाना। रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग टू बी सर्टिफाइड, क्या होगा इसके अंतर्गत, रिपोर्ट की बात की जा रही है कि जिस कोर्ट को डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए भेजा है वह जिसने भेजी है उसे एग्जीक्यूशन के फैक्ट और पहले वह एग्जीक्यूट नहीं हुई थी इस संबंध में रिपोर्ट देगा। यानी कि ए कोर्ट ने बी कोर्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए भेजी थी, तो बी कोर्ट इसको क्या करेगा, एग्जीक्यूशन के फैक्ट पे और उस पे एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुई थी इस संबंध में रिपोर्ट देगा। जिस कोर्ट को डिक्री एग्जीक्यूशन के लिए भेजी है वह जिसने भेजी है उसे एग्जीक्यूशन के फैक्ट और पहले एग्जीक्यूट नहीं हुई थी संबंध में रिपोर्ट देगा। दोबारा देखो क्या बोल रहा है कि जिस कोर्ट को, यानी कि ए ने भेजी है बी को, तो ए क्या करेगा, इसको बताएगा कि भाई पहले एग्जीक्यूट नहीं हुई थी, क्यों नहीं हुई थी, इसके एग्जीक्यूट नहीं होने के फैक्ट वगैरह क्या थे, इस संबंध में सारी रिपोर्ट जो है वो देगा। ए देगा बी को कि भाई इस संबंध में एग्जीक्यूट नहीं हुई थी, अब तुम्हें इस संबंध में एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। अब देखो सेक्शन जो 42 है वो भी देखेंगे ना आप, तो आपको ऐसा लगेगा कितना बड़ा सेक्शन है, इसकी लैंग्वेज ऐसी लग रही है, पर शॉर्ट में जब हम इसको देखते हैं तो क्या निकलेगा, कंक्लूजन देखो क्या निकलता है। 42 बेसिकली बात करता है अंतर डिक्री के निष्पादन में न्यायालय की शक्तियां, कोर्ट की पावर अब यहाँ पे आ रही है, ठीक है। यहाँ पे बता रहे हैं हमको ये कोर्ट की पावर है। क्या बता रहा है इसके अंतर्गत, जब आप इसको डिटेल में देखेंगे तो बोलेंगे कि मैम बहुत सारे सेक्शन है, लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी है, लेकिन अगर इनको पॉइंट्स में देखते हैं, कंक्लूड करके देखते हैं इसको, तो इसमें निकलता है कि निष्पादन करने वाले कोर्ट को वही पावर होगी जो पारित करने वाले न्यायालय को है। देखिए शुरू से हम ए और बी नामक दो कोर्ट बना रहे हैं, ए प्लस बी दो कोर्ट बना रहे हैं, तो ये बोल रहा है कि भाई इसको पारित करने की और निष्पादित करने की दोनों पावर थी। अब इसने इसको कर दिया ट्रांसफर बी को, तो इसको क्या है, निष्पादित करने की पावर है। तो ये ऐसे बोल रहा है कि निष्पादन करने वाले कोर्ट को वही पावर होगी जो पारित करने वाले न्यायालय को है, यानी अब बी कोर्ट को वही पावर होगी जो ए कोर्ट को है। आई बात समझ में। फिर बोल रहा है डिक्री पारित करने वाले कोर्ट को पॉइंट 1 के प्रोविजन पर प्रभाव डाले बिना निम्न शक्तियां होगी, ठीक है। यानी इस पर प्रभाव डाले बिना, फर्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ के आए हैं उसके ऊपर प्रभाव डाले बिना निम्न शक्तियां होगी। कौन कौन सी पावर होगी देखिए। सबसे पहले हो रहा है सेक्शन 39 में किसी अदर कोर्ट में एग्जीक्यूशन की पावर होगी, ठीक है, पढ़ के आए अभी अभी हम सेक्शन 39। सेक्शन 39 में किसी अदर कोर्ट में एग्जीक्यूशन की उसको पावर होगी। देखिए ये वाला कई बार ना प्री में भी पूछ लेते हैं और मेन में भी पूछ लेते हैं, तो उसी तरीके से आप इसको पढ़ना। और ऐसे नहीं कि वीडियो देख के चले गए तो आपका काम चल गया, आपको एक बार इसको बैठ के एक्ट से दोबारा रिवाइज करना है, रिकॉल करना है, जिससे कि वो कंठस्थ हो जाए। फिर बोल रहा है सेक्शन 50 में मृतक निर्णित ऋणी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के विरुद्ध डिक्री का एग्जीक्यूशन करने की पावर है, ये पावर भी दे रखी है। डिक्री को कुर्क करने का ऑर्डर देने की पावर है,
ये तीनों पावर दे रखी है हमको कि भाई इसको पारित करने वाले न्यायालय को भी है और एग्जीक्यूट करने वाले न्यायालय को भी है। इसके बाद देखो, ऐसे आदेश देने वाला कोर्ट उसकी एक कॉपी डिक्री पारित करने वाले न्यायालय को भेजेगा। क्या बोल रहा है कि भाई जिसने, जैसे मान लीजिए बी कोर्ट ने ऐसे ऑर्डर पारित किए हैं, तो बी कोर्ट ने जब ऐसे ऑर्डर पारित किए हैं तो वो ए कोर्ट को क्या करेगा, इसकी एक कॉपी भेज देगा। समझ में आई बात? फिर बोल रहा है निम्न आदेश देने की शक्ति एग्जीक्यूटिव कोर्ट को नहीं होगी। अब ये पहले तो बोल रहा था यहाँ पे कौन सी पावर है ना, पावर है। अब यहाँ पे बोल रहा है कौन सी पावर नहीं है। फोर्थ पॉइंट में देखिए, यहाँ पे दो, दो दूनी चार, तो यहाँ पे चार में हमको क्या बता रखा है कि कौन सी पावर नहीं है। तो डिक्री की अंतरिति की प्रेरणा से एग्जीक्यूशन का ऑर्डर देने की पावर, फर्म के विरुद्ध पारित डिक्री में निष्पादित करने की, ये जो दो पावर है ये नहीं होगी। और फर्म की डिक्री की पारित कहाँ पे आती है, ऑर्डर 30 को इससे कनेक्ट करना है आपको। ठीक है, ये आपको एक बार रीड करना है। ये बेसिकली हमको बोल रहा है कौन सी पावर नहीं है और कौन सी पावर है। तो ये सारी पावर तो है इसको, जो हमको 42 के क्लॉज 2 में दे रखी है, और जो 42 के क्लॉज 4 में दे रखी है वो पावर्स नहीं है। डिक्री की अंतरिति को प्रेरणा से निष्पादन का आदेश देने में, किसी की प्रेरणा से होके एग्जीक्यूट करने की, ऑर्डर देने की पावर नहीं है और फर्म के विरुद्ध। तो आपको बस बेसिकली इसके दो कीवर्ड निकालने हैं कि भाई डिक्री की अंतरिति की प्रेरणा से और फर्म के विरुद्ध, ये दो पावर नहीं है। बाकी अदर कोर्ट को एग्जीक्यूट करने की पावर है, जो मृतक निर्णित रेडी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को डिक्री का एग्जीक्यूशन करने की पावर है, कुर्क करने की पावर है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन। अब ये छोटे छोटे सेक्शन से इनको एक बार देख लेते हैं। क्या बोल रहा है सेक्शन 43, क्या बोल रहा है देखो, जिन स्थानों पर सीपीसी नहीं है, सीपीसी जो कि हम पढ़ रहे हैं सिविल प्रक्रिया संहिता, तो जिन स्थानों पर सीपीसी का विस्तार नहीं है वहां की सिविल कोर्ट के द्वारा अगर पारित डिक्रियों का निष्पादन किया जाता है तो वो कैसे किया जाएगा। तो जो नॉन सीपीसी कोर्ट है, एग्जीक्यूट बाय सिविल कोर्ट, जिसके जुरिस्डिक्शन में ऐसे किया जा सकता है, यानी कि इसके सीपीसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा, मतलब इसके प्रावधानों को वो यूज कर सकते हैं। वहां उन राज्य क्षेत्रों के जिन पर संहिता का विस्तार है किसी न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निष्पादित की जा सकेगी। यानी जो नॉन सीपीसी कोर्ट है वो सीपीसी कोर्ट में ऐसी अगर उनका विस्तार है वहां पे वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, उनको अधिकारिता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसको निष्पादित करवाएंगे। 44 देखो आप, जिन स्थानों पर संहिता का विस्तार नहीं है वहां के राजस्व न्यायालयों के द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन, जहां सीपीसी न्यायालय नहीं है वहां के रेवेन्यू कोर्ट के द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन कैसे किया जाएगा। तो जहां ऐसे रेवेन्यू कोर्ट है जहां सीपीसी न्यायालय नहीं है, उनसे संबंधित डिक्री का निष्पादन सीपीसी कोर्ट के द्वारा अप्लाई किया जाएगा। ये वाली बात है, नॉन सीपीसी रेवेन्यू कोर्ट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब अपन रेवेन्यू कोर्ट के संबंध में कहीं और भी पढ़ के आए थे। कहाँ पे पढ़ के आए थे, सेक्शन नंबर 5। इसको सेक्शन नंबर 5 से कनेक्ट करिए, और जब आप सेक्शन नंबर 44 को पढ़ेंगे तो एक बार जाके सेक्शन नंबर 5 को देख के आएंगे, जिससे कि वो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे तो आपको रिवाइज करने में मदद मिलेगी। अब देखिए इसके बाद क्या बोल रहा है, व्यतिकारी राज्य क्षेत्रों के न्यायालयों के द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन, सेक्शन नंबर 44 का ए। अब ये वाला पॉइंट है ना, हम अगली क्लास में लेते हैं, क्योंकि इसको क्या थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा। व्यतिकारी राज्य क्या होते हैं, उनका निष्पादन कैसे किया जाएगा, इसको थोड़ा सा अगली क्लास में डिटेल में देखेंगे। तो अब तक जो है उसका आपको रिवाइज करना है, यानी कि जितना हमने पढ़ लिया है, सीपीसी का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, इसके अलावा प्रीलिमिनरी पार्ट पढ़ लिया, इसके अलावा पार्ट 1 पढ़ लिया, और आज हमने 36 से 44 सेक्शंस तक देखे हैं। ठीक है, इनका एक बार आप पूरा रिवीजन कर लो। रिवीजन अगर चाहो तो वीडियो को 2 की स्पीड पे बढ़ा के भी कर सकते हो। ठीक है, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो तो शुरू से वीडियो देखेंगे, और जिन्होंने वीडियो देख रखा है अगर चाहे तो एक बार इसको, जिससे कि आपका फास्ट रिवीजन हो जाएगा अब तक का। ठीक है, और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको शेयर कीजिए।
अगर अनाउंस हो गई डेट एग्जाम की तो आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अगर आपको फायदा मिल रहा है तो उसका फायदा उठाइए। जेएलओ में सीपीसी आ रहा है, सीपीसी को सेक्शन वाइज सबसे पहले सेक्शंस लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, इंडेक्स लर्न करना स्टार्ट कीजिए और इसके साथ साथ फिर अंदर की डिटेल देखिए, क्योंकि इसमें क्या है, बेसिकली सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, सेक्शंस लर्न करना जल्दी से जल्दी शुरू करना है कि कौन सा सेक्शन है, क्या बात कर रहा है, कौन सा ऑर्डर है, क्या बात कर रहा है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि भाई आपके लिए इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं वो आपको समझ आ रहे हैं या नहीं। तो फिर क्या होगा, इसके लिए आपके लिए और अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी और अच्छे से समझाने की कोशिश की जाएगी। तो मिलते हैं हम एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।